हमारी भारतीय टीम के ऐसे दिन आ गए हैं कि एक बंदे ने हमारे लिए शतक जड़ दिया, हमारी टीम ने 310 रन बना दिए, 5 विकेट अभी हमारे हाथ में हैं और 2 सेट बल्लेबाज हैं, पर फिर भी फील ऐसा आ रहा है कि भैया इंग्लैंड इस मैच में आगे हैं। क्योंकि सेकंड टेस्ट मुकाबले के डे 1 को देखकर हमें ऐसा लगा कि साला पहले टेस्ट मुकाबले का किसी ने फ्लैशबैक चला दिया। बस हम ये मना रहे हैं कि अब रिजल्ट पहले टेस्ट मैच जैसा ना आए और लास्ट मैच का रिजल्ट रिपीट ना हो। इस बात को मेक श्योर करने के लिए हमने इस मुकाबले में हमारी 11 में 3 बदलाव कर दिए। वो बात अलग है कि इन चेंजेस को देखकर कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि अब तो भैया हमारा शक यकीन में बदल गया है कि जो रिजल्ट है वो पिछले मैच वाला ही आएगा। पर इन सब के बीच भी हमारे लिए डे 1 में काफी सारा पॉजिटिव था, जैसे गिल भाई का शतक आ गया और 210 पर 5 होने के बावजूद भी हमारा एक कोलैप्स नहीं आया, बल्कि हम 310 तक पहुंच चुके हैं 5 विकेट के साथ ही। वरना उधर एक और कोलैप्स आता और इधर हम आधे फैंस कोलैप्स हो जाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डे 1 के बाद कोई खास टीम यहाँ पर आगे पीछे नहीं निकली है और दोनों टीमों को काफी मेहनत करनी है। और अगर इंडिया को भी इस मुकाबले में जीतना है तो भैया तगड़ा चांस क्रिएट करने के लिए अभी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी प्लेइंग 11 को लेकर हमारे कोच और कप्तान साहब ने आखिर ये किस तरीके के चांसेस लिए हैं, चलिए डे 1 को समझते हुए इस बात को भी समझते हैं आज की वीडियो में। टॉस जीता इंग्लैंड ने और एडग्बेस्टन की बाउंड्रीज को छोटा करके चेस करने का फैसला किया। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में इंग्लैंड ने ये प्लानिंग की है। मतलब अभी जोफ्रा वाली प्लानिंग का ब्लफ इनके लिए काफी नहीं था। जो भाई इन्होंने एडग्बेस्टन की बाउंड्रीज छोटी कर दी ताकि जब ये लास्ट इनिंग्स में चेस करते जाएं तो बड़े से बड़े टोटल को इनके लिए चेस करना आसान हो जाए, इस लेवल की प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी प्लेइंग 11 को देखकर ये कह रहे हैं ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। देखा जाए तो टीम इंडिया के पास वर्ल्ड के 2 बेस्ट विकेट टेकर हैं, एक बुमराह दूसरे कुलदीप। दोनों स्क्वाड में, दोनों फिट, दोनों अवेलेबल और दोनों ही इस बड़े मुकाबले में प्लेइंग 11 में नहीं है। देखो बुमराह का केस तो सच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ उनकी फिटनेस का कंसर्न है तो दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि आप ऑलरेडी 1-0 से पीछे हैं और अगर ये टेस्ट मुकाबला आप हार गए तो लॉर्ड्स में जाते हुए कुछ खास ज्यादा इज्जत शायद बची नहीं होगी जिसको आप बचाएंगे। तो ये दोनों पहलू कहीं ना कहीं समझ में आते हैं और इसीलिए ये मुद्दा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कुलदीप को ना खिलाने वाला मुद्दा तो भैया मेरी समझ से बिल्कुल परे है। एक तरफ तो 1 जुलाई को हमारे कैप्टन शुभमन गिल खुद आकर कहते हैं कि देखो हमारी प्रायोरिटी 20 विकेट चटकाना है, और फिर दूसरी तरफ जो हमारे सबसे मेन विकेट टेकर हैं उनको प्लेइंग 11 में रखते ही नहीं है, तो विकेट क्या जायसवाल चटकाएगा। फिर जब यही सवाल गिल भाई से 2 जुलाई को पूछ लिया जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ ये विकेट चटकाने वाली चूतिया बात मैंने कही होगी कल, लेकिन भैया हमारी प्रायोरिटी बैटिंग डेप्थ बढ़ाना है। मतलब इतना तेज रंग तो मेरी एक्स ने नहीं बदला है जितना गिल भाई ने इन पिछले 2 दिनों में बदला है, और ये शायद आपको प्लेइंग 11 की काफी हद तक स्टोरी समझाता है। मैंने तो कितनी बार बोला कि आप इंडिया हो इंग्लैंड बनने की कोशिश मत करो, आपकी प्रायोरिटी हमेशा 20 विकेट चटकाना होता है। और ये बात शायद थ्योरेटिकली हमारी टीम कह भी देती है, पर इनकी प्लेइंग 11 में ये बात साफ नजर में आई है कि भैया जीजी साहब के एरा में इनका बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट वाला अप्रोच है। ये T20 क्रिकेट को हर जगह घुसा रहे हैं, यहाँ पर भी इनको वही ऑलराउंडर्स, वही बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है, और इसीलिए इन्होंने शार्दुल ठाकुर को तो ड्रॉप किया पर उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को लाकर बैटिंग डेप्थ ही बढ़ाई है। अब लेकिन पिक कर ही लिया है तो बस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ मैजिक वाला एडवांटेज ये हमें गेंदबाजी से नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर देकर चले जाए। बैटिंग से तो शायद हमें जरूरत है भी नहीं, और अगर देकर जाएंगे तो वो बस हमारे लिए बोनस होगा। बाकी सबसे ज्यादा हार्श कॉल तो मैनेजमेंट ने साई सुदर्शन पर ली है, जिनको पिछले मैच में डेब्यू कराया गया और इस मैच में सीधा ड्रॉप कर दिए गए। देखो ये कॉल बहुत ज्यादा हार्श है और डेफिनेटली बताती है कि टीम ने पैनिक बटन प्रेस किया है, पर मैंने साई सुदर्शन को जितना देखा मुझे लग भी रहा था कि शायद वो अभी इस स्टेज के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब मैंने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नंबर 3 पर करुण नायर देखा तो मुझे लगा कि शायद इतने बुरे विकल्प भी साई भाई नहीं थे। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डिफेंसिव माइंडसेट की है, जो कि जीजी भाई के जो शब्द होते हैं, जो बड़े अटैकिंग होते हैं, उसके तो काफी अपोजिट है। खैर हमारे दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अपोजिट लाइन में नहीं थी, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हुआ। यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से 50 मार दिया और केएल राहुल, जिनसे हम हर बार यही देखते हैं कि बंदा हर सीरीज के शुरू में बहुत अच्छा करता है, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इनका पारा गिरता रहता है, और इस मुकाबले में भी ये सस्ते में निपट गए। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये खेल सिर्फ इसी पारी का हो और अगली पारी में ये बंदा वापसी करे। केएल राहुल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और की प्लेयर है और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस सीरीज में मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थ्रू आउट द सीरीज इनसे हमें बड़ी पारियां देखने को मिले, ना कि बस वो शुरू वाला मेहमान हो। हालांकि क्रेडिट इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी जाना चाहिए, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की फर्स्ट हाफ में, और स्पेशली एक चैनल पर डालते गए क्रिस वोक्स, जिसका रिजल्ट उनको केएल राहुल के विकेट के तौर पर मिला। और इनफैक्ट जितना ज्यादा क्लोज कॉल्स अंपायर्स ने हमारे सपोर्ट में दी हैं, अगर वो हमारे अगेंस्ट चली जाती तो भाई लेने के देने पड़ जाते शुरुआत में। खैर केएल भाई के आउट होने के बाद नंबर 3 पर आते हैं भारतीय टेस्ट टीम के लिए लास्ट 2 सीरीज में 5वें नए बल्लेबाज करुण नायर। शुरू में करुण काफी अच्छे नजर आए और काफी अच्छे डिफेंसेस भी किए, लेकिन फिर वही रोहित शर्मा जैसा दिखने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा जैसे 30s के स्कोर पर ही अचानक से आउट हो गया। खैर वो बात अलग है कि भाई खुद कह रहे थे कि 30-40 रन बना देता हूं, अगले टेस्ट मैच में जगह तो मिल ही जाएगी। इसके बाद आते हैं हमारे डे 1 के हीरो शुभमन गिल, और वो ज्वाइन करते हैं यशस्वी जायसवाल को, जिनका तो काम ही है भैया बेसबॉल को बजाना। एक और अर्धशतक पारी के साथ खेल रहे थे, उनको साथ मिलता है शुभमन गिल का, और दोनों कमाल की पार्टनरशिप करते हैं। जायसवाल जो कि एक वेल डिजर्व सेंचुरी आसानी से बना सकते थे, उनके पास बेहतरीन चांस था,
कैचेस की तरह उन्होंने ये चांस भी मिस कर दिया। बट भाई बंदे ने शतक भले ही न जड़ा हो, पर ये पारी उनकी कमाल की थी और ये पारी भरोसा दिलाती है हमें कि कंडीशंस कैसी भी हो, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक ओपनर के तौर पर हमें मिला है ना, ये हमारे लिए बहुत ही रिलायबल है और हर कंडीशंस में आप इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो। हाँ मतलब कैचेस को इधर उधर छोड़ के। अब जायसवाल भाई भले ही आउट हो गए हों, पर हमारे गिल भाई के मन में कोई सवाल नहीं था। उनको पता था कि भाई नंबर 4 पर कोहली की जगह खेलता हूं तो कोहली जैसा ही खेलूंगा। बंदे ने जड़ दिया एक और शतक और बैक टू बैक 2 शतक मार करना सारे अपने हेटर्स को जवाब दे दिया है। भाई लिटरली बता रहा हूं, जब से ये बंदा कप्तान बना था मैंने इस बंदे के लिए इतनी हेट देखी। लोग कह रहे थे कि भाई ये बंदा तो सेना कंट्रीज में जाके परफॉर्म ही नहीं करता, इस बंदे के तो एक भी शतक ही नहीं है, ये हमारे लिए क्या करेगा। और सही में यार, जिस बंदे के 29 पारियों में सेना कंट्रीज में एक भी शतक नहीं थे, उसने अपने पिछले 3 पारियों में एज अ कैप्टन 2 शतक जड़ दिए हैं। तुम अहमदाबाद स्टेडियम करते रह गए और मैं एडजबेस्टन में शतक लगा गया। बात तो है भाई, क्योंकि गिल भाई की ये पारी ना बहुत ही कमाल की थी। ये एक स्टेटमेंट भी था उन सभी हेटर्स को कि भाई साहब मैं ना कैप्टन के तौर पर आया हूं और कमाल की पारियां खेलकर जाऊंगा। तुम मेरी कप्तानी पर अभी सवाल उठा सकते हो क्योंकि शायद मैं उसमें नया हूं, पर बल्लेबाजी में बहुत पुरानी करता हूं और बल्लेबाजी में सवाल नहीं उठा सकते। इसीलिए जो कंट्रोल परसेंटेज था इस पूरी पारी में वो 94 का था, विच वॉज जस्ट इनसेन। कि मतलब बंदे कितना ज्यादा डोमिनेट किया है अगेंस्ट ऑल दी बॉलर्स। और इसी की वजह से वो जो रोर निकल कर आया ना शतक के बाद, वो शोर हम सभी लोगों ने सुना। आवाज चाहे शबनम गिल जैसी क्यों ना हो, सेंचुरी मारने पर रोर शेर जैसा ही होगा। और क्यों बंदा दहाड़ ना मारे हमारे शेर जैसा, जब काम ही शेर वाले किए थे। जी हाँ भैया, बात कर रहा हूँ हमारे किंग कोहली की। उन्हीं की तो बराबरी की थी बंदे ने। एडग्बेस्टन में एज अ कैप्टन इंडियन टेस्ट टीम के विराट कोहली ने शतक मारा था 2018 में, और शुभमन गिल अब दूसरे खिलाड़ी बने हैं एज अ कैप्टन जिन्होंने 2025 में शतक मार दिया। तो किंग कोहली के नक्शे कदम पर चलने वाला हमारा ये कप्तान कमाल भी उन्हीं के जैसा कर रहा है, और इस चीज को हम सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि अभी ये काम अधूरा है, और डे 2 पर जाते हुए शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को मिलकर अपनी इस पार्टनरशिप को, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी चल रही है, इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये डे 1 की जितनी भी मेहनत है ना, ये कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 6 पर खिलाने की प्लानिंग बेकार हो गई। भाई इस बंदे को नंबर 6 पर क्यों खिला रहे हो, जब तुम सबको पता है कि इस बंदे के नंबर 6 और नंबर 7 की एवरेज ही 15 की है, और बंदा जब नंबर 8 पर खेलता है यानी कि शार्दुल भाई की जगह खाता है, तो बंदे की एवरेज बढ़कर सीधा 70 की हो जाती है। तो गंभीर सर थोड़े से गंभीर हो जाओ, ये आंकड़ा देख लो और अगली पारी में बंदे को नंबर 8 पर उतारना, देख लेना पक्का शतक आएगा। खैर डे 2 पर आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितना बड़ा टोटल बना पाएगा, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मैच टाइम पर हमारी प्रेडिक्शंस चाहिए रहती हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएं, कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्कैन करिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।